ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, पिछली बार मैंने आपको आर्टिकल 32 बता दिया था। आगे बढ़ने से पहले फिर आपको बता दें कि मैंने आपको बता दिया था कि प्रक्रिया क्या है, आर्टिकल 32 का इम्पैक्ट क्या हुआ। और आपने देखा होगा कि जो आर्टिकल 32 में जितने रिट्स हैं उनका दो किस्म का इम्पैक्ट है। इसका मतलब एक तो है जो कार्य करने का आदेश देते हैं, एक ऐसे रिट हैं जो कार्य करने का आदेश देता है, इसमें है परमादेश, मैंडमस। दैट इज अ पॉजिटिव, तो ये है सकारात्मक है। यानी परमादेश क्या कहता है, सरकार कुछ करना चाहिए लेकिन अब सरकार ने कुछ किया वो ठीक नहीं था, तो उसके लिए फिर कौन सा दिया जाए, बाकी रिट्स। तो बाकी आप देखोगे जो बाकी रिट्स हैं उसे कई बार कहा जाता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी जब काम हो चुका होता है, तब उसके बाद यानी जीवन के लिए दवाई दे देना क्या है, परमादेश से लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यानी जो काम हो चुका हो, सरकार ने कोई गड़बड़ी कर दी हो, तब उसको बचाया कैसे जाता है, फिर या तो दिया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, या तो कहा जाएगा कि अधिकार परीक्षा। यानी ये सब जो रिट है ओ वारंटो, वो उस समय दी जाती है जब पहले काम हो चुका है। जब पहले काम हो चुका है यानी सरकार ने कोई ना कोई काम कर दिया है, सरकार ने कोई काम कर दिया है, उसके करेक्शन के लिए फिर ये बात आती है, जैसे है कि उत्प्रेषण में निर्णय दिया जा चुका है, उत्प्रेषण में निर्णय दिया जा चुका है। और हाँ, बस एक बात है, प्रतिषेध में काम करने को मना किया जाता है, काम किया नहीं गया है। प्रतिषेध में काम करने को, यानी यहाँ पे एक जगह काम करने को कहा जाता है, दूसरी जगह काम करने के बाद उसको करेक्ट किया जाता है, तीसरी जगह काम करने से मना किया जाता है। वो क्या है, ये प्रतिषेध है। तो ऐसे हम याचिकाओं को इस तरीके से भी बांट के रख सकते हैं कि कई जगह काम किया जाता है, कई जगह काम करने से मना किया जाता है। पोस्टमार्टम का मतलब है जो काम किया गया है उसमें क्या गलती है, फिर उसको हम कैसे देखेंगे, पोस्टमार्टम के रूप में। लेकिन जहाँ काम हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है जहाँ व्यक्ति मरा ही नहीं है, तो वहाँ पोस्टमार्टम का सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे, जीवित व्यक्ति का पोस्टमार्टम थोड़ी होता है। अगर जीवित व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर दोगे फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, पूरा मोहल्ला दौड़ पड़ेगा आपके पीछे। इसीलिए इतने प्रकार के रिट हैं। और पिछली क्लास मैंने बताया था कैसे पहले परंपरागत प्रक्रिया थी, प्रक्रिया बदल गई। अब प्रक्रिया बदल गई तो क्या हुआ, देखो बच्चों, यानी जनहित याचिका पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा था, यानी ये याचिकाएं हैं जिनको पोस्टमार्टम रिट कहते हैं। ये हैं काम करने का आदेश दिया गया है, तो भाई इसका मतलब आदमी जीवित है, पोस्टमार्टम का सवाल ही पैदा नहीं है। दूसरा है काम करने से मना कर दिया जा रहा है, काम करने सीधा मना किया जा रहा है। तो जहाँ काम करने को कहा जा रहा है वो सकारात्मक है, जो मना किया जा रहा है प्रोहिबिशन, वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो कहने के अलग अलग तरीके हैं। एक बार यूपी पीसीएस में ये एग्जाम में पूछा गया था कि पोस्टमार्टम रिट कौन सी है। कई बार एग्जामिनर इस तरीके से सवाल पूछ लेता है। अब सवाल है प्रक्रिया चेंज करने की बात है। तो बच्चों, पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने देखा जब प्रक्रिया चेंज हुई तो क्या हो गया, जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, जनहित याचिका एक बड़ा इनोवेटिव विचार है। पहले अमेरिका में आया, बाद में VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती ने भारत में यूज़ किया। जनहित याचिका का विचार अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि बच्चों नाम से दिख रहा है जनहित, याद रखिए लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, इंग्लिश में कहें तो PIL। भाई न्यायालय का काम है लिटिगेशन, यानी न्यायालय का मूल काम क्या है, लिटिगेशन को सॉल्व करना। न्यायालय का मूल काम क्या है, झगड़े को हल करना।
लेकिन यहाँ पे झगड़े वाली हल बात नहीं है। इसलिए पीआईएल का पर्पज क्या है? झगड़े हल करना नहीं, बल्कि सामाजिक हित देखना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीआईएल? सामाजिक हित, कम्युनिटी इंटरेस्ट। इसमें क्या है? सामाजिक हित का मतलब है बच्चों, महिलाओं, महिलाओं का, अनुसूचित जाति जनजाति का, यानी मजदूर, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मजदूर, अल्पसंख्यक, जो ये समाज के वंचित वर्ग हैं, इनके हित को देखा जाएगा। इसलिए क्या है? इट इज सोशल, समटाइम इट इज नोन एज अ सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्योंकि बच्चों ने बता दिया था कि न्यायपालिका की प्रक्रिया इतनी कठोर है, आम व्यक्ति तो न्यायपालिका के पास जा नहीं सकता। अब यहाँ सोचा थोड़ा बी.आर. कृष्णैया जैसे समाजवादी लोग थे, उन्होंने कहा भाई न्यायपालिका ही आम लोगों तक पहुँच जाए। नहीं, कितनी बड़ी बात है कि न्यायपालिका आम लोगों तक पहुँच जाए, और ख़ास तौर पर वंचित वर्गों के लिए। तो आप पूछोगे सर क्या पीआईएल एक व्यक्ति के हित के लिए जारी हो सकती है? उत्तर है नो। यानी पीआईएल का पर्पस क्या है? समूह का हित हल करना, वर्ग का हित हल करना। हाँ, अगर एक व्यक्ति का मामला पूरे समुदाय को जोड़ता हो तो स्वाभाविक रूप में पीआईएल जारी हो सकता है। तो मान लो एक व्यक्ति अंडर ट्रायल है, हुसैना खातून तो एक महिला ही थी, हुसैना खातून एक महिला थी, एक व्यक्ति के लिए पीआईएल जारी हुआ था, लेकिन मामला सारे अंडर ट्रायल का था। अंडर ट्रायल का मतलब है बच्चों, ये कपड़े का ट्रायल नहीं है, न बीसीसीआई का ट्रायल है, जेल वाला ट्रायल है। ये जो कैदी जेल में रखे गए हैं और जज ये विचार कर रहा है कि अपराध किया है नहीं किया है, उनकी ही सुनवाई कहते हैं ट्रायल। तो यहाँ तो ट्रायल का मामला चल रहा है। अब अनुसूचित जाति जनजाति, ये सामाजिक, इसलिए का सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन है। और आप देखोगे ये जनहित याचिका का विचार आया कहाँ से है? जनहित याचिका का विचार निकला, व्हाट इज सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? आर्टिकल 32 and 226. This is source. आर्टिकल 32 and 226 ये सोर्स है। यही भाई जो फंडामेंटल राइट की रक्षा करेगा वहीं जनहित याचिका आएगी। इसका मतलब याद रखना बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय का जनहित याचिका से कोई मतलब नहीं है। और आप देखोगे जैसे इधर जनहित याचिका आई 32,226 का प्रयोग करके, अब पिछली क्लास में ही मैंने बताया था जीवन के अधिकार का विस्तार हो गया। अगर आप देखोगे 1980 से राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, अब न्यायालय ने क्या कह दिया? आपको 21 की बात याद होगी। अब न्यायालय ने कह दिया शिक्षा का अधिकार, यह भी जीवन का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, यह भी जीवन का अधिकार है, स्पीडी ट्रायल, यह भी जीवन का अधिकार है। आपको याद है? यानी जरा बच्चों देखो 79 में जनहित याचिका का विचार आ रहा है, और 1980 के दशक से जीवन का अधिकार का विस्तार कर दिया गया, और आज भी विस्तार लगातार चल रहा है। ये देन किसकी थी? जनहित याचिका की। तो वही जनहित याचिका ने क्या किया? फंडामेंटल राइट्स का विस्तार कर दिया। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी किसका मतलब है? जीवन का अधिकार का विस्तार कैसे हुआ बच्चों? अब आर्टिकल 21 की बात देखो, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, हेल्थ, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। उसके बाद आप देखोगे राइट टू शेल्टर, यानी आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार। उसके बाद हेल्थ। तो ये बात आपको याद होगा, एजुकेशन, ये हमने आर्टिकल 21 में बता दिया है दोस्तों। और आप जानते हो उसको 21 विस्तार कर दिया गया इसलिए। और अब उच्चतम न्यायालय में वंचित लोगों का प्रवेश बड़ा आसान हो गया। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी उच्चतम न्यायालय में आसानी से आ सकता है। और क्या होगा कि इसका पोस्ट कार्ड लिख दो, पैसा देने की जरूरत नहीं है, वकील करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा आसान हो गया। डॉक्टर आपके पास आएगा, और डॉक्टर आपके पास आएगा दवाई भी देके जाएगा।
और आप पूछोगे कि भैया दवाई की कीमत कितनी है, डॉक्टर कहेगा भाई चैरिटेबल है, ले जाओ। जैसे कई बार चैरिटेबल हॉस्पिटल में हम जाते हैं। इसीलिए जनहित याचिका, और जनहित याचिका को न्यायालय पहले सुनेगा, इस पे तारीख नहीं लगेगी, क्योंकि समाज के हित का मामला है, इसको जल्द से डिस्पोज किया जाएगा, पैसा नहीं लगेगा, आम आदमी न्यायालय में पहुंच जाएगा। तो आप देखो कि सर जनहित याचिका तो बड़ी अच्छी बात है, जीवन के अधिकार का विस्तार कर दिया। लेकिन मामला गड़बड़ ऐसा हुआ कि जनहित याचिका का यहाँ तो लिख रहा है कि भाई न्यायपालिका ने अच्छा काम किया, लेकिन जनहित याचिका के कारण विवाद पैदा हुआ। विवाद पैदा ये हुआ दोस्तों, अब देखो इस बात को देखो, जनहित याचिका ने कैसे डिस्प्यूट पैदा किया, जनहित याचिका ने विवाद कैसे पैदा किया, अब आप देखो। यहीं से न्यायिक सक्रियता का विवाद पैदा हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म। कुछ लोगों ने कहा इट्स नॉट जुडिशियल एक्टिविज्म बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवररीच। यहां से न्यायिक सक्रियता या अति सक्रियता का विचार पैदा हुआ, जुडिशियल ओवररीच। यहां से न्यायिक सक्रियता या अति सक्रियता का विचार पैदा हुआ। आप कहो कैसे? तो बच्चों देखो यहां पे क्या हुआ। अब सवाल है, आप ये बेसिक बात हमेशा आपको याद रखना है, वाइट इज एक्टिविज्म, वाइट इज ओवर रीच। बच्चों बड़ी बेसिक सी बात है। देखो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। एक बात हम बार बार याद करते हैं कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण है। और सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि भाई देखो विधायिका के काम अलग है, लेजिस्लेचर के काम अलग है, कार्यपालिका के काम अलग है, और न्यायपालिका काम अलग है। यानी द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, लेकिन बेसिक बातें हमेशा आपको याद होनी चाहिए। भाई तीनों को काम अलग अलग है, तो बच्चों याद रखना। अब सवाल है कि न्यायपालिका सामाजिक हित कर रही है। अब न्यायपालिका अगर सामाजिक हित करेगी यानी पब्लिक इंटरेस्ट, भाई सामाजिक हित का मतलब क्या है? न्यायपालिका आदेश देगी शिक्षा दे दो, न्यायपालिका आदेश दे देगी मुफ्त में कोविड वैक्सीनेशन दे दो, न्यायपालिका आदेश देगी कि यूक्रेन से छात्रों को लाओ। तो सवाल ये है, और बच्चों क्योंकि जनहित याचिका का विस्तार मूल अधिकार शुरू हुआ था, धीरे धीरे चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म, आपने देखा होगा जब भी चुनाव बांड को रद्द किया गया था वो जनहित याचिका ही थी। भारत में भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे आए जनहित याचिका के कारण। 2G का आवंटन, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, ये सब जनहित याचिका में आया। प्रशासन का सुधार। तो सवाल ये था, देखिए यहाँ भी मामला गड़बड़ाया। जनहित याचिका मूलतः आई थी बच्चों मजदूरों के, गरीबों के और समूहों की रक्षा के लिए। और अब जनहित याचिका कहाँ पहुंच गई? भाई पर्यावरण की रक्षा, भ्रष्टाचार को हटाना, निर्वाचन को देखना। मतलब अब जनहित याचिका का बड़ा विस्तार हो गया। अब जनहित याचिका का विस्तार हो गया तो जनहित याचिका कैसे गड़बड़ हुआ मामला? देखो बच्चों, न्यायालय का मूल काम क्या होना चाहिए? न्यायपालिका का मूल काम क्या होना चाहिए? कार्यपालिका विधायिका विधि का निर्माण करेगी, कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करती है। तो दोनों का मूल काम क्या है? सामाजिक न्याय। भाई न्यायालय का मूल काम क्या है? विधायिका और कार्यपालिका कोई काम करे तो फिर उसका निरीक्षण करें कि विधायिका और कार्यपालिका ने जो काम किया है ऐसा नहीं संविधान के खिलाफ है। विधायिका कार्यपालिका ने जो काम किया है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। इसकी जांच न्यायपालिका को करनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका ही कहने लगे ये काम करिए तो बड़ा गंभीर मामला है। अगर न्यायपालिका ही कहने लगे कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, सरकार को ये शिक्षा नीति बनानी चाहिए, सरकार को स्वास्थ्य की सुविधा देनी चाहिए, तो सरकार कहेगी भैया ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो,
अपने काम से काम रखो। इसलिए बच्चों देखो, अब न्यायिक सक्रियता में क्या हुआ, न्यायपालिका आजकल जनहित याचिका के नाम पर न्यायपालिका क्या कह रही है, न्यायपालिका आजकल कार्यपालिका विधायिका को आदेश दे रही है, कार्यपालिका को डायरेक्शन दे रही है, दे आर प्रोवाइडिंग ऑर्डर। यानी कार्यपालिका ने भी काम किया नहीं है, कार्यपालिका कह रहे हैं कि यार हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये कार्यपालिका को आदेश दे रहे हैं। कार्यपालिका को आदेश किस बात के लिए दे रहे हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आवास के लिए, यानी कार्यपालिका को निर्देश दे रहे हैं। अब सवाल है, इस बात पे कार्यपालिका को कहना है कि यार आपका काम झगड़ा हल करना है। बच्चों देखो, इस बात में बड़ा विवाद है। और इस बात में बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है कि आखिर में न्यायालय कैसे बताएगा। अब बताओ, कोविड का टीका किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, ये न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अरे मेरे बच्चों, कहाँ हाईवे बने, देखो प्रशासन का बड़ा टेढ़ा होता है, प्रशासन तय करेगा कहाँ हाईवे बनेगा, उसके लिए प्रशासन को पता होता पैसा है कि नहीं है, ये सब काम प्रशासन देखेगा। इसलिए कहा जाता है आईएएस ऑफिसर, डीएम साहब बड़े बेस्ट अधिकारी होते हैं। अब पता चला न्यायाधीश से खोपचम बैठा हुआ है और ऑर्डर हर बात पे कर दिया। अरे ये बताओ, यूक्रेन से छात्रों को लाना है, इसमें आपको कहने की क्या जरूरत है। न तो न्यायपालिका को ये पता है कि एयरलाइन कहाँ है, न न्यायपालिका को ये पता है कि एम्बेसीज कंट्रोल कैसे किया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका जब ये आदेश देती है, आम जनता को लगता है यार ये तो देखो न्यायपालिका बड़े अच्छे काम कर रही है, न्यायपालिका शक्तिमान जैसी है, ये सरकार ही नाकारा है। यही दोस्तों बड़े विवाद का सवाल है। ये अपने आप में बड़े विवाद का सवाल है कि सरकार स्वाभाविक रूप में नाकारा नहीं है। सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हकीकत की बात यह है, न्यायपालिका क्या कह देगी, इनको कंपनसेशन देगो, यानी इनको मुआवजा दे दो। क्योंकि न्यायपालिका ने जनहित याचिका के अंतर्गत रुदल शाह केस से मुआवजा देने की बात भी शुरू कर दी। अब सवाल है, किसको किसको मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन किसको किसको दिया जाए। अब रुदल शाह केस से उन्होंने कहा कंपनसेशन भी दिया जाए। अब अगर कंपनसेशन ही देना था, भाई सरकार के पास तो इतना पैसा तो है नहीं कि कंपनसेशन देती फिरे। अब यहां फिर बड़ा विवाद आ गया। दूसरी बात है, अब न्यायपालिका कहेगी कि पटाखे बंद करवा दो, अब कार्यपालिका कैसे जाके बंद करवा दे। न्यायपालिका कहेगी कि बारात के डीजे बंद करवा दो, अब पुलिस वाला जाए बारात का डीजे बंद करवाने, पीट के चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बारात में आप जानते हो आधे लोग तो बेहोश होते हैं। ये देश है वीर जवानों का। अरे मेरे बच्चों, कई बार न्यायपालिका ऐसे ऐसे आदेश देती है कि दिल्ली में जो हरियाणा राजस्थान का वाहन आ रहा है उसको जाके चेक करो। अरे कोहरे में ठंडी में कैसे वाहन चेक कर लिया जाएगा। इसका मतलब देखो बच्चों, साफ बात यह है कि जो कार्यपालिका का मामला है, शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, वो सरकार के ऊपर छोड़ दो। न्यायपालिका कभी कभी आदेश दे दे। अब न्यायपालिका कह रही है चुनाव सुधार करो, अब चुनाव सुधार करो। अब न्यायपालिका कह रही है कि पर्यावरण की रक्षा करो, न्यायपालिका कह रही है कि ताजमहल साफ करो। अब यहाँ तो जीवन, अब सरकार क्या करे, दलिया दे ताजमहल साफ करवाए। सरकार को पता है वोट देने पे वोट दलिया पे मिलेगा, ताजमहल साफ करने यहाँ जीवन साफ हो नहीं पा रहा, ताजमहल कौन साफ करेगा। ये कठिनाई बार बार आती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो न्यायपालिका लगातार आदेश देने का प्रयास कर रही है। कई बार बच्चों लोग कहते हैं कि देखो, जो आईएएस अधिकारी होता है, मंत्री होता है, कैमरे के सामने होता है। सिंपल। जो आईएएस अधिकारी होता है, मंत्री होता है, हमेशा कैमरे के सामने होता है। मीडिया हमेशा उसको देखती रहती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जज बेचारा है, खोपचे के पीछे बैठा हुआ है,
कुछ लोग कहते हैं भैया देखो, जनहित याचिका के बहाने जज को भी सामने आने का मौका मिल गया, जज ने भी कहा मैं शक्तिमान हूं, और दे दनादन डिसीजन दिए जा रहे हैं। इसीलिए जनहित याचिका पर विवाद होता है बच्चों, क्योंकि इस तरीके से निर्णय दिए जा रहे हैं। अरे भाई सरकार, अब याद रखो, नहीं तो न्यायालय से निर्णय दे देता है, सरकार जाके पूछो। सरकार के पास सच सच बताएं बच्चों, पैसा ही नहीं है। सरकार के पास तो पैसा नहीं है। अरे सरकार चलाने का पैसा नहीं है, कर्नाटक के जाके पूछो सारा पैसा खत्म कर दिया है। सरकार के पास जो पैसा है, कहीं मुफ्त में भैंस दे रही है, कहीं मुफ्त में कुछ और दे रही है। अरे सरकार जितना, सच मानो सरकार के पास तो लोगों के, सरकारी अधिकारियों को पेमेंट देने का पैसा नहीं है। सरकारी टीचर देखो वैसे घूमते रहते हैं, कहीं पेमेंट 10 महीने के बाद, 10 दिन बाद मिला, 15 दिन बाद मिला। ये बड़ी समस्या है। अब ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से हम मामले को देखें, तो आप कहोगे सर ये बताओ, कहना क्या चाहते हो कि जनहित याचिका खत्म हो जाए? देखो दोस्तों, अगर न्यायपालिका हर जगह इंटरफेरेंस करती है तो प्रॉब्लम तो है। बच्चों, नितिन गडकरी ने कहा, याद रखो, न्यायपालिका के 4 धाम परियोजना। अब बताओ, 4 धाम परियोजना होनी चाहिए, डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए। अरे 4 धाम परियोजना ये कुल मिला के, 4 धाम परियोजना का मतलब उत्तराखंड में सड़क बनाने की परियोजना, 4 धाम परियोजना या विमौद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, ये सब पॉलिसी विषय है दोस्तों। इसमें न्यायपालिका को क्या मतलब आने का है? ये सब पॉलिसी विषय है। इसमें न्यायपालिका, तो आप पूछोगे कि सर मतलब कहना क्या चाहते हो, सारी गलती न्यायपालिका की है? तो बच्चों नहीं, देखो इसमें कार्यपालिका की भी गलती है। भ्रष्टाचार हुआ, अब देख ही रहे हो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, मनी पावर, मसल पावर, चुनाव में देखो। ऐसा हम नहीं कर सकते सारी गलती न्यायपालिका की है, लेकिन माना दोस्तों की बड़ी सारी गलतियां और न्यायपालिका हो सकती है। देखो, न्यायपालिका के पास जनहित याचिका होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका जनहित याचिका का प्रयोग वहां करे जहां पर मूल अधिकारों की बात हो, फंडामेंटल राइट की बात हो। अब 4 धाम परियोजना, डिमोनेटाइजेशन, सेंट्रल विस्टा मतलब है जो दिल्ली में पार्लियामेंट, उसके आसपास सारी बिल्डिंग बन रही है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल विस्टा। इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट है? इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब कहोगे प्रशासन में सुधार, कमाल की बात है। अभी एक आदमी जनहित याचिका लेके चला गया कि केजरीवाल को बर्खास्त कर दिया जाए। जूही चावला जनहित याचिका लेकर चली गई कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग कैसे बन रही है, इसे सेंट्रल विस्टा के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, ऐसी बातों को न्यायपालिका से बचना चाहिए भाई। देखो याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। न्यायपालिका, जुडिशरी इज नॉट बॉडी टू रन द गवर्नमेंट। न्यायपालिका कार्यपालिका जैसा काम नहीं करना चाहिए, बात याद रखना। न्यायपालिका कार्यपालिका जैसा काम ना करे, बल्कि कार्यपालिका को चिताने काम करे, बस अलार्म क्लॉक बता दे। न्यायपालिका हमारे घर में दादा की काम करे। अब दादाजी हमेशा पिड़ बोलेंगे तो बच्चे उठा के फेंक देंगे दादाजी को। तो न्यायपालिका अलार्म क्लॉक की तरह होनी चाहिए। जस्टिस जीएस वर्मा ने बात कही थी। इसलिए बच्चों, निष्कर्ष ये है, इसलिए कहा जाता है एक्टिविज्म, इसलिए कहा था ओवर रीच क्यों कहा गया? कि ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लगे, पॉलिसी में हस्तक्षेप करने लगे, संविधान की व्याख्या में नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में। ओवर रीच का मतलब है न्यायपालिका सरकार कार्यपालिका की बात काम कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, शब्दों को ध्यान से सुनना बच्चों। यू नो, जुडिशरी इज एक्टिंग लाइक एन एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये बात आप कहोगे कि सर यही न्यायपालिका बता रहे हो क्या? नहीं भाई, अनुच्छेद 32 की बात मैं कर रहा हूं। बाकी तो न्यायपालिका अलग चैप्टर है, मैं बता दूंगा आपको। मैं जुडिशरी आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन बच्चों, और लेकिन कई बच्चे कई बार कंफ्यूज है, सर अनुच्छेद 32 बताते बताते ये कहाँ चले गए? अरे मेरे बच्चों, एक टॉपिक दूसरे जुड़ता है। जैसे आप हाथ का अध्ययन करोगे तो बॉडी पर आना पड़ेगा। ईएनटी, आंख नाक कान जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसे बच्चों, मेंस में सवाल जब पूछा जाएगा, विषय की समझ तब बनेगी जब आप चीज़ों को जोड़ के देखोगे। इससे टॉपिक जुड़ जाता है।
न्यायपालिका अलग टाइप चैप्टर है, लेकिन आपको न्यायपालिका यहाँ भी दिखना पड़ता है। आर्टिकल 32 की रक्षा तो उच्चतम न्यायालय ही करता है। इसलिए बच्चों निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि न्यायपालिका को जहाँ तक फंडामेंटल राइट की बात हो, जहाँ तक मूल अधिकार की बात हो, वेर एवर द इशू ऑफ फंडामेंटल राइट इज कंसर्न, जनहित याचिका देना चाहिए। तो PIL का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? मूल अधिकार की रक्षा के लिए, वंचित वर्गों की रक्षा के लिए। क्योंकि बच्चों आजकल आलोचक कहते हैं ये PIL नहीं है, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यानी कुछ लोगों का जूही चावला की नई पिक्चर आ रही थी, उनको पब्लिसिटी चाहिए थी। अच्छा, यंग जनरेशन जूही चावला को जानते नहीं, तो उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, जिसके बहाने वो जनहित याचिका लेकर आ गई। ऐसे मामलों में जनहित याचिका नहीं चल सकती है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब है कि चुनाव सुधार इन सब में जनहित याचिका नहीं होनी चाहिए। बच्चों देखो, धीरे धीरे चेंज होगा, और हर मामले में, क्योंकि न्यायपालिका के निर्णय को क्रियान्वित कौन करता है? कार्यपालिका। और आप हमेशा नहीं, डिसीजंस ऑफ जुडिशरी दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। और सबसे बड़ी बात है बच्चों, बात ध्यान में रखने की है कि वी सपोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नॉट सुप्रीम जुडिशरी। हम स्वतंत्र न्यायपालिका का समर्थन करते हैं, सर्वोच्च नहीं। तो यही सेपरेशन ऑफ पावर है। अकॉर्डिंग टू सेपरेशन ऑफ पावर, तो न्यायपालिका क्या करेगी? विवाद को हल करेगी, मूल अधिकार की रक्षा करेगी, सरकार चलाने का प्रयास नहीं करेगी। भाई मंत्रिपरिषद है ना। अच्छा बच्चों, संविधान तो लिखा गया है, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने संविधान होशियारी से लिखा हुआ है। ये थोड़ी कहा दिया जैसे चंचूड़ सरकार भी चलाएंगे, जैसे चंचूड़ न्याय भी करेंगे, जैसे चंचूड़ लॉ मेकिंग भी करेंगे। ये शक्तिमान तो है नहीं। इसलिए बच्चों ये बात ध्यान में रखने की है, और यहीं से आर्टिकल 32 हम खत्म कर दे रहे हैं। आर्टिकल 32 केवल इतना ही। तो हम आगे बढ़ेंगे 33, 34। और बच्चों 33, 34 में फंडामेंटल राइट नहीं है, उसमें तो केवल फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सच मानो 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यहीं तक है, उसके बाद तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बाद तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो 33 और 34 में उल्लिखित है। तो अब जरा हम रिस्ट्रिक्शन की बात कर लें। ये आर्टिकल 32 है बच्चों, इसके साथ फंडामेंटल राइट लगभग खत्म हो गया हमारा। और 33, 34 की बात जरा कर ले बच्चों। आर्टिकल 33। अब देखो 33 क्या है? ये फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। या ये कह लो कि हमारे संविधान में इनडायरेक्टली एक कर्तव्य की बात भी है। बच्चों देखो, आज़ादी और अनुशासन के बीच बड़ा द्वंद्व होता है। अब फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, लेकिन कई बार बच्चों को फ्रीडम मिल जाती है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों ऑनलाइन क्लास में बच्चों को फ्रीडम मिल गई है, तो आपस में ही चैट करते रहते हैं, तुमन कैसी हो, तो शिखा कैसी हो, तो रवि कैसा है। अरे मेरे बच्चों, यहाँ पे दुनियादारी करने आए हो, पढ़ने लिखने आए हो। इसलिए अब देखो फ्रीडम का नाजायज यूज हो जाता है। इसलिए कई बार हमारे संविधान में बात जानते थे कि अपने बच्चों को फ्रीडम देंगे, इसे याद रखो, टीचर का सामने होना कई बार बड़ा जरूरी होता है। टीचर पेरेंट्स, क्योंकि टीचर पेरेंट बच्चों ये चाहते हैं कि जो गलती वो कर चुके हैं वो गलती आपने मत करिए, इसलिए कई बार आप में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए बच्चों हमारे संविधान में बता जानते थे कई मामलों में ड्यूटी व्यक्ति को याद होना चाहिए। अब जरा सोच के देखो, कोई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करने वाला आदमी अगर चौराहे पर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगे, ओके फ्रीडम है, क्या परमिशन दोगे आप? अब कोई सॉरी ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति अब ट्रैफिक पे ही कोई बढ़ के दारू पीने लगे, तो क्या अनुमति देगा? ये बड़े विवाद का सवाल है। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं बच्चों, इसलिए याद रखो ना, जिसने छात्र जीवन अपने जीवन पर अंकुश लगा लिया वो महान बन जाएगा।
और जो स्टूडेंट लाइफ में जो जवानी में इधर उधर कर रहा है, समझ लो उसका मामला फिर गड़बड़ी होगा, क्योंकि सीखने की बात है। जो भी बड़े पदाधिकारी हैं उनकी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। कैसे? आप देखोगे आर्टिकल 33 में लिखा गया है कि संसद विधि बनाकर अधिकारों को सीमित करेगी। संसदीय विधि के द्वारा अधिकारों को सीमित किया जाएगा, लेकिन किसके? पहला, सैन्य बलों के पदाधिकारियों, सैन्य बलों में काम करने वाले सदस्यों, यानी सैन्य बलों में काम करने वाले व्यक्तियों, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। इसका मतलब बच्चों देखो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अधिकार रिस्ट्रिक्टेड है, याद रखना। अब आर्मी वाले धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आर्मी वाले सीनियर सवाल नहीं पूछ सकते। यहां सवाल पूछना, संदेह उठाना स्ट्रिक्टली मना है। बस ऑर्डर इज ऑर्डर। ये बात बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर सेना में आपने देखा होगा कभी, आप शेरशाह देखो, अगर बॉस ने कह दिया कि ये आदेश पे जाना है, 12 बजे रात बुला लिया तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप ना ना हम तो मीटिंग करना चाहते हैं, आर्टिकल 19 खत्म, टैटू नहीं बना सकते बच्चों। देखो आप कहोगे जीवन का अधिकार है, मैं टैटू बनाऊंगा। अभी कश्मीर में जिसकी पोस्टिंग है वो कहे मैं, अरे मेरे भैया की शादी है मैं तो आऊँ जाऊंगा। नहीं। अगर आप याद रखो, सेना में, अगर सेना में कभी भी बुला लिया गया अधिकारी को, छुट्टी पे भी गया, इसको आना पड़ेगा। धार्मिक अधिकार नहीं है कि आप सेना में तैराते हैं वो कहेंगे नहीं नहीं अभी तो बजरंग बली ने हमें बुलाया है, आज तो भगवान भोले मंडे को जाके मैं शंकर भगवान को दर्शन करूंगा और मैं ऐसा पहनावा पहनूंगा, बप्पी लहरी जैसा पहनावा पहन के सेना में आऊंगा। नहीं बच्चों, यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कई जगह कई पदाधिकारियों की आज़ादी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनसे कर्तव्य की अपेक्षा, इनका दायित्व इतना बड़ा है कि अगर इन्हें भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार मिल गया फिर देश की सुरक्षा हो गई। ये कोई मजदूर संगठन नहीं है, किसान नहीं है। और आपने देखा होगा कि एक बार तो हरियाणा के जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें एक व्यक्ति कोई सैनिक यूनिफॉर्म में खड़ा था। और बच्चों, सबसे बड़ा डिसिप्लिन यूनिफॉर्म पैदा करती है। अगर आप ड्रेस में हैं, वर्दी में, यूनिफॉर्म मतलब वर्दी, अगर सेना की वर्दी में है तो आप में अनुशासन आना चाहिए, पुलिस की वर्दी में है तो आप में अनुशासन आना ही चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बिना अनुशासन के जीवन चलता ही नहीं। ये पहली बात है कि यहाँ पे इनको इसका मतलब है कि आर्टिकल 19 नहीं है। आप कहोगे सर जीवन का अधिकार है, भाई जीवन का अधिकार तो रहेगा ही बच्चों, धार्मिक अधिकार 19 ये सब अधिकार नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड अधिकार है। अब जरा सोच के देख लो, इसीलिए जितने फुक्कड़ बच्चे होते हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, उन्हीं का अधिकार सब ज्यादा है। जहाँ मर्जी हो आए बैठे हैं, कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। ये लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया पर कुछ कह नहीं सकते। ये अनुशासन की बात है बच्चों, अनुशासन जीवन में। इसीलिए कई बार कहा भी जाता, कई देशों में तो सेना में भर्ती होने का अनिवार्य प्रावधान है। और इसलिए अनुशासन, सेना से एक बात सीखो बच्चों, अनुशासन होना चाहिए। एक बार मैं शिमला गया था, बड़ी दिलचस्प घटना है बच्चों। देखो, शिमला गया था और वहाँ पे एक होटल में रहा, तो होटल का मालिक जो था सुबह 4 बजे उठ जाता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये आदमी ठंडी में रात भर काम करता है, इतने सुबह उठ जाता है। तो मैंने से पूछा है, अरे भाई ये बताओ मामला क्या है? मैंने कहा सर क्या बताऊँ, बड़ी दुख भरी कहानी है। मैंने कहा अरे तब तो मुझे और इंटरेस्ट हुआ। हम कह रहे बताओ कैसा क्या मामला है? उनका सर मेरे पिताजी फौजी थे और जब फौज से रिटायर हो गया मेरे साथ रहते थे, तो वो बोलते थे रमेश उठ जा, 4 बजे उठ जाते थे वो। डिसिप्लिन है फौजियों में। इसीलिए देखो बच्चों,
और वो कहते थे रमेश उठ जा, लेकिन हमारी नींद नहीं खुलती थी। तो वो शिमला में सोचो ठंडे बाल्टी का पानी लाते थे, उसके ऊपर डाल देते थे। अब वो इतनी घटना उसके लिए टेरिफाइंग हो गई। उसके बाद वो कहता है कि भाई आज हमारे पिताजी नहीं रहे, लेकिन जैसे 4 o'clock होता है मॉर्निंग में, वैसे मेरे पिताजी की आवाज़ मेरी आंखों कानों में आई थी, रमेश उठ जा। ये खास बात है। इसलिए आर्टिकल, आपने याद होगा आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 23 में आधार है कि भाई हम नागरिकों को कहीं भी ऐसी अनिवार्य सेवा बना सकते हैं, ले सकते हैं नागरिकों को। ये बात बहुत जरूरी है बच्चों, इसलिए अनुशासन जीवन में खूब होना चाहिए। आज़ादी, कई बार आज़ादी कैरेक्टर खराब करती है, आज़ादी अपना ही नुकसान कर देती है, क्योंकि पता लगना सोने का टाइम है, जागने का टाइम है। उसके बाद क्या है, ऐसे लोग जो लो की व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, ऐसे पदाधिकारी जिनका काम लो की व्यवस्था बनाए रखना है और मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, तो बच्चों वो लोग कौन से पदाधिकारी हैं? जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इसमें कौन है देखो, इसमें तो आ जाएंगे जैसे बीएसएफ, जितने केंद्रीय सैनिक बल हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। आपने देखा होगा ऐसे बीएसएफ का आदमी जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा ही रहता है। और यहाँ कई बार बच्चे क्लास में आते हैं, 2 घंटे के बाद क्लास करो, कहते हैं ना सर बहुत हो गया। ये सब नहीं चलेगा। तो सीआईएसएफ का आदमी सोचो, कहीं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इनके सबके पदाधिकारी होते हैं। सोचो अनुशासन और डिसिप्लिन के जीवन में कितना बड़ा है। इनके भी अधिकारों को सीमित किया जाएगा। और इसमें पुलिस और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएएस, पुलिस और प्रशासन, ये सब इसमें आते हैं। तो आपने देखा होगा कभी पुलिस वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी लिख देंगे। यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर को रिस्ट्रिक्शन होता है, गवर्नमेंट स्कीम तो भले फेसबुक पे लाद दे, बाकी कोई चीज़ वो फेसबुक पे नहीं लिख सकता। अब ऐसा नहीं कोई भी फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ बोल दिया, नहीं, वो सस्पेंड हो जाएगा। टैटू लगा दिया और पता चला कि बाल बड़े बड़े रख के आ गया। आपने देखा बच्चों पुलिस लोगों के बाल। इसलिए अब देखो कई बार हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो बड़ा हम खुश होते हैं, आज़ादी मिल गई, क्योंकि यूनिफॉर्म खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ पदों के लिए यूनिफॉर्म बड़ा जरूरी है, कुछ पदों के लिए यूनिफॉर्म बड़ा जरूरी होता है कि जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। यूनिफॉर्म डिसिप्लिन देती है। तीसरा, आसूचना, इंटेलिजेंस, आसूचना बनाए रखने में तैनात पदाधिकारी। इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस, तो देखो इसमें कौन होते हैं, जैसे रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डब्ल्यू वाला रॉ नहीं, ये हमारी खुफिया एजेंसी है जो विदेशों में खुफिया एजेंसी करती है। घर में आईबी, उसके बाद सेना की अलग एमआई, ये खुफिया एजेंसियां हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई, ऐसी खुफिया ब्यूरो है। अब जरा सोच के देखो, कई बार अभी बच्चों को कनाडा में बड़ा विवाद हुआ, कई कनाडा सरकार ने कहा भारत के रॉ ने रिसर्च एनालिसिस विंग ने, यानी भारत की खुफिया एजेंसी जो विदेशों में काम करती है, उसने किसी कनाडाई व्यक्ति को मार दिया। भारत सरकार ने कहा बेकार की बात मत करो, ऐसा हम कुछ विश्वास नहीं रखते। लेकिन ये सब खुफिया एजेंसी वाले काम होते हैं। खुफिया एजेंसी का मतलब है ऐसी सूचनाएं, देखिए एक सूचना है बच्चों जो हम सब जानते हैं, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया हर जगह अवेलेबल है। दूसरी सूचना जो बड़ी गोपनीय है कि कहाँ आतंकवादियों के हमले का प्लान है, आतंकवादी किधर भाग रहे हैं,
ये गोपनीय सूचनाएं हैं। गोपनीय सूचनाओं को बाकायदा, गोपनीय सूचनाओं के बारे में इसकी जिम्मेदारी होती है इकट्ठा करना। भाई सवाल है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हमारे खिलाफ क्या प्लान कर रही है, हमें पता तो होना चाहिए। और मान लो खुफिया एजेंसी वालों को कुछ सूचना मिल भी तो क्या वो आम जनता को बता देंगे? नहीं। मीडिया को बता देंगे? नहीं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी एक रॉ के अधिकारी थे, किताब लिखना चाहते थे रिटायरमेंट के बाद, सरकार ने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप किताब नहीं लिख सकते, क्योंकि आप किताब लिखेंगे तो बड़ी सारी सूचनाएं हो सकता है कि बाहर आ जाए। यानी इसका मतलब है इन लोगों को किताब लिखने, फिल्म बनाने, इन सब पे रिस्ट्रिक्शन है। आम आदमी को है? जरा सोचो, रिटायरमेंट के बाद भी मना किया गया है। रिटायर पद के दौरान तो संभव नहीं है कुछ कह दीजिए, क्योंकि इनका कुछ कहना राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर जाएगा। इसका मतलब बच्चों, इनमें हमेशा अनुशासन होना चाहिए, इनमें कर्तव्य का भाव होना चाहिए। और ये बच्चों को भी सीखना है। जरा सोचो, देखो बच्चों, जिस दिन कर्तव्य का भाव सीख लिया, इसे गांधी कहा करते थे, जब कर्तव्य सब समझ लेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। हम केवल अधिकार की बात करते रहते हैं। और लास्ट में इन सब के लिए देखो, सेना का, लोक व्यवस्था, पुलिस का, इंटेलिजेंस का, सबका अपनी संचार प्रणाली होती है, यानी रेडियो सिस्टम होता है, सबका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ये क्या है? इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस। और यहाँ क्या होता है? सबका अपना कम्युनिकेशन रेडियो सिस्टम होता है। याद रखना बच्चों, जो लोग, हम लोग जो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, वोडाफोन का, एयरटेल का, जियो का, ये कम्युनिकेशन ये लोग यूज़ नहीं करते। इसलिए अब हम जो कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। फ़ोन कर रहे हैं किसी और को, लग गया किसी और को। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्रॉस कनेक्शन कोई चांस नहीं है। तो संचार जो प्रणाली है वो भी बाकायदा संचार प्रणाली में, इसलिए सेना के संचार प्रणाली में सैनिक होते हैं। सेना कम्युनिकेशन सिस्टम अलग है। तो पठानकोट को कोई सूचना दी जा रही है, जम्मू, पठानकोट को सूचना दी जा रही है जोधपुर, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम अलग है। एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, पुलिस का कम्युनिकेशन सिस्टम अलग है। आपने देखा होगा पुलिस वाले वॉकी टॉकी लेके चलते हैं। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम अलग तरीके से चलता है। वो हमारे आप जैसा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो अब मान लो कोई, अब कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है वो सबकी इंफॉर्मेशन सुन रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत तो बता नहीं सकता, किसी को लिख नहीं सकता, कहीं फिल्म नहीं बना सकता, क्योंकि ये देश की आज़ादी के लिए बेहद जरूरी है। इसे 33 एक तरीके से कर्तव्य को प्राथमिकता देता है बच्चों। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन के लिए विधि का निर्माण कौन करेगी? पार्लियामेंट। इन प्रतिबंधों के लिए विधि के निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 33 हो गया। लास्ट में बच्चों बता दें 34। आर्टिकल 33 है, इसका मतलब है, एक बात याद रखना बच्चों, अगर अधिकारी बनना है, बड़े पद पे जाना है, अभी से कुछ फंडामेंटल राइट को सीमित कर लो। इसलिए एक बार क्लास चले तो अच्छे से पहले देखो। हमेशा इसका मतलब है व्हाट्सएप, फेसबुक से थोड़ा सा कभी कभी दूर हो जाया करो, और तभी तो बात आगे बढ़ेगी। इसके बाद जो मामला है आर्टिकल 34, अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34 बच्चों यही लास्ट रिस्ट्रिक्शन है। इसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट का अध्याय खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 34 क्या है? ये फंडामेंटल राइट पर लगाया गया रिस्ट्रिक्शन है और बड़ा गंभीर किस्म का है बच्चों। आर्टिकल 33 में 4 क्लॉजेज हैं, ABCD दिए गए थे। आर्टिकल 34 में एक 3 लाइन में एक ही बात लिख दी गई है, क्लॉज नहीं है। इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 34 में जो बात लिखी गई है, पहला, यदि देश के किसी एक भाग में या समूचे देश में सैन्य शासन लागू है,
इस देश के किसी एक भाग में, समूची देश में क्या लागू है? मार्शल लॉ। ये बड़ी ध्यान देने की है। अब आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ शब्द का प्रयोग है, सैनिक शासन। अब बात अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे सर सैनिक शासन क्या है? अब ये बात जानते हो, हमारा संविधान कोई चीज़ परिभाषित नहीं करता, न तो छुआछूत, न कुशलता, न सैनिक शासन, न लाभ का पद। भाई संविधान तो सूत्र में लिखा गया है, संविधान कोई चीज़ परिभाषित नहीं करता। लेकिन ये लिख दिया गया कि अगर सैनिक शासन हो तो इस सैनिक शासन को बनाए रखने के लिए तैनात पदाधिकारियों को छूट दी जाएगी। इसका मतलब है जो सैनिक पदाधिकारी होंगे उनको कुछ इम्यूनिटी मिलेगी। याद रखना 34 में सब क्लॉज तो है नहीं, लेकिन हम इस बात को 34 पूरा पढ़ोगे, बड़ा टफ आर्टिकल है, तो उस बात को हम बांट दे रहे हैं आसानी के लिए कि सैन्य शासन को बनाए रखने के लिए तैनात पदाधिकारियों को क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। दे विल गेट सम इम्यूनिटी। द पीपल हु आर इन्वॉल्व फॉर मेंटेनिंग मार्शल लॉ विल गेट सम इम्यूनिटी। छूट दी जाएगी। अब सवाल है छूट दी जाएगी किसके? छूट दी जाएगी इन अधिकारियों, जो भी अधिकारियों, यानी इसका मतलब है जो भी अधिकारियों ने, जो तैनात पदाधिकारी हैं जो मार्शल लॉ को बनाए रखने के लिए हैं। भाई मार्शल लॉ का मतलब है सैनिक शासन। सैनिक शासन को बनाए रखने में योगदान किसका होगा? सेना का। सेना का होगा, केंद्रीय सैन्य बलों का होगा, यही तो उनका मामला होगा। दूसरी बात यह है कि इन पदाधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य और दिए गए दंड को वैधानिक बनाया जा सकता है। इन पदाधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य को और दिए गए दंड को, इवन वी कैन लीगलाइज द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय द ऑफिसर्स and any actions done by officers। पदाधिकारियों के द्वारा कोई काम किया जाए, कोई दंड दिया जाए, तो इनको लीगलाइज किया जाएगा। तो इनको लीगलाइज कैसे किया जाएगा? उसके लिए विधि बनाई जाएगी। तो ये खास बात है कि पदाधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य, उनको दंड के लिए लीगलाइज किया जाएगा, उनको वैधानिक बनाया जाएगा। इसका मतलब है उसके लिए कोई न कोई विधि बनेगी। अब सवाल यह है कि इसलिए सैन्य लॉ क्या है, ये छूट क्या है, कामों को कैसे लीगलाइज किया जाएगा? इसके लिए संसद ने बनाया आर्म फोर्स। अब ये सब डिफाइन करने के लिए क्या बनाया? संसद ने क्या बनाया? पार्लियामेंट इनएक्टेड। संसद ने क्या बनाया? आर्म्ड फोर्सेस। स्पेशल पावर एक्ट 1958। पार्लियामेंट बनाया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। ये पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। इस 34 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाया।
तो आप जानते हो उसी में बता दिया कि सैन्य शासन क्या होगा, इसी में बताया गया सैन्य शासन क्या होगा। बच्चों बड़ी ध्यान देने की बात है। देखो हमारे यहाँ जो पुलिस का काम होता है लोक व्यवस्था बनाए रखना, यानी पुलिस काम होता है अंदर की पहरेदारी करना, सेना काम होता है बाहर के शत्रुओं से रक्षा करना। और हमारे आर्टिकल 355 में ये लिखा हुआ है कि संघ सरकार का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है कि प्रोटेक्ट स्टेट। संघ सरकार का दायित्व है कि राज्य की रक्षा करे बाहरी आक्रमण से और आंतरिक असुरक्षा से, आंतरिक गड़बड़ी से। इसलिए अब सवाल यह है कि देखो आप कभी कहीं भी किसी शहर में आप हो जाए, इसी शहर में जहां आप रहते होगे वहां सामान्यतः लोक व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के हाथों में होती है, पुलिस इसे देखता है। लेकिन एक खास बात है, जहां आफ्सपा लगा होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जहां पे ये लगा होता है आफ्सपा यानी विशेष सैन्य अधिनियम जहां लगा होता है, वहां पर बाकायदा पुलिस प्रशासन लोक व्यवस्था नहीं संभाल पाता। इसलिए पुलिस प्रशासन की सहायता के लिए सेना को तैनात किया जाता है। अगर आफ्सपा कभी देखना हो तो बच्चों कश्मीर जाओ, मणिपुर आप जाओ, तो सामान्यतः देखोगे जब किसी अपने अपने जहाँ शहर में आप रहते हो वहाँ जाके देख लेना, आप किसी सिटी में जाके देखो जहाँ आप रहते हो वहाँ जगह पुलिस आपको दिखेगी, पुलिस पेट्रोलिंग करती है। पुलिस इधर उधर दौड़ती रहेगी। लेकिन जहाँ पे आफ्सपा होता है वहाँ बाकायदा केंद्रीय सैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ शहर के बीचों बीच वो तैनाती मिलेगी। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ बीएसएफ का आदमी खड़ा रहेगा। यानी पुलिस से ज़्यादा आपको सैनिक बल और बीएसएफ दिखेंगे। यही है यही आफ्सपा का पहला रूप है। इसका मतलब है जहाँ लोक व्यवस्था प्रशासन नहीं बना पा रहा है, जहाँ सिविल लोक व्यवस्था नहीं बना पा रहा है, वहाँ ये अधिकार किसको दे दिया गया? सैन्य बलों को। वहाँ अधिकार सैन्य बलों को दिया गया है। इसी को सैनिक शासन कहते हैं। अन्यथा बच्चों सामान्यतः मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है जो पाकिस्तान में है, जो म्यांमार में है? तो भारत जैसे देश से मार्शल लॉ कैसे हो सकता है? अरे हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, निर्वाचित सरकार है। एक देश में जहां लोकतंत्र है, जहां निर्वाचन है, जहां लोकतंत्र है, जहां निर्वाचन है, तभी तो स्वाभाविक रूप में मार्शल लॉ कैसे आ सकता है? इसलिए बच्चों यहाँ मार्शल लॉ का मतलब है किसी क्षेत्र में कहीं जहां आप जानते हो क्योंकि भाई मार्शल लॉ क्यों आया? अब जो मार्शल लॉ होगा इसका सेना को विशेष शक्ति दी जाएगी। सेना को विशेष शक्ति कैसी? सेना कहीं भी किसी व्यक्ति को चेक कर सकती है। आप याद रखो, कहीं कोई आप जा रहा है, कश्मीर में आप चले जाओ, कहीं भी सेना जाने से रोक देगी। फ्रीडम मूवमेंट नहीं है। कभी किसी की तलाशी ले लेगी और सेना को पता चलेगा कि इसमें कोई आतंकवादी छुपे हैं, सीधे डायनामाइट लगाएगी, पूरी बिल्डिंग धड़ाधड़ नीचे आ जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सेना को देखते गोली मारने का आदेश होते हैं। और बच्चों देखो पुलिस और सेना बड़ा डिफरेंस होता है। देखो जो पुलिस होता है तो हमारी लैंग्वेज जानती है, हमारे साथ रहती है। सेना के अधिकारी जहाँ तैनाती होती है न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम न। अब तमिलनाडु का सैनिक तैनात है कश्मीर में, वो स्थानीय लैंग्वेज जानता ही नहीं। इसलिए जहां मार्शल लॉ लागू होता है वहां सेना को विशेष छूट है। खास बात पे सेना ने बल प्रयोग कर दिया, किसी गोली मार दी, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकता थाने में, ये इम्यूनिटी है। सेना को अनलिमिटेड पावर है, आप याद रखो। इसलिए जहां आफ्सपा लग गया, जैसे अभी मणिपुर में है, कश्मीर में है, वहाँ पे नागालैंड में है, तब समझ लो आर्टिकल 19 गया, 25 भी सीमित, सारे अधिकार तो लगभग खत्म हो जाते हैं। तो आप पूछोगे जहाँ मार्शल लॉ लगता है क्या वहाँ डीएम एसपी नहीं होती है? बच्चों होते हैं। मार्शल लॉ जहाँ लगता है वहाँ डीएम भी रहेगा, एसपी भी रहेगा, लेकिन वो अपनी सहायता के लिए कभी भी सेना अधिकारी को बुला लेगा, क्योंकि उनसे प्रशासन संभल नहीं पा रहा है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, डेमोक्रेसी में सेना का शासन लगा रहे हो, राज्य आतंकवाद फैला रहे हो, आप नागरिक अधिकारों का हनन कर रहे हो, मानवाधिकारों के खिलाफ जा रहे हो, ये आलोचना लोग करते हैं। बच्चों क्योंकि ये बात तो सच है, जहाँ आफ्सपा लगती है तो देखो अब जहाँ कई बार आफ्सपा होता है वहाँ से लोग शाम को 7-8 बजे के बाद घर के बाहर दिखते नहीं, क्योंकि उन्हें बड़ा खतरा होता है वे कहाँ से गोली चल जाए।
लेकिन आप कहोगे सर इसका समाधान क्या है? देखो बच्चों, हमारे पास आप जानते हो दो प्रकार की दवाई होती है। एक तो होम्योपैथी की दवाई होती है, एक तो होम्योपैथी की दवाई होती है जो हम आराम से खाते रहते हैं। लेकिन कई बार बॉडी में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्र भी एक बड़ा शरीर है तो राष्ट्र में कभी ऐसी समस्या आ जाए तो हमें सर्जरी करना पड़ता है, याद रखना। इसलिए स्वाभाविक रूप में अब मामला, देखो दोस्तों, बुराई तो ही है, आपसपा कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन समाज में उससे बड़ी बुराई क्या है? राष्ट्र का विघटन। भाई दो बुराइयां हैं, एक तो आपसपा है, एक आतंकवाद है। तो दो बुराई में आप किसी एक बुराई का चयन करोगे तो आपसपा ही चयन करोगे बच्चों, क्योंकि अब राज्य की सुरक्षा कोई चुनौती दे दे, राज्य पर कोई हमला कर दे, ये हम किसी भी संगठन, किसी व्यक्ति को परमिशन नहीं दे सकते। इसलिए बच्चों, और दूसरी बात है, लोग भाई सेना सच में है, देखो जहाँ भी सेना इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में तैनात होगी वहाँ शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। क्योंकि क्योंकि स्वाभाविक रूप में जब जब स्वाभाविक रूप में जब आपसपा कहीं लगता है, आपसपा के बारे में मानव अधिकार कार्यकर्ता से पूछो उसका जवाब अलग आएगा, सेना से पूछो उसका जवाब अलग आएगा। तो मानव अधिकार वाले कहते हैं तो खून पीने वाला कानून है, सेना के लोग कहते हैं भैया ये बताओ इतनी कठिन कंडीशन हमको लगा रखा हुआ है और हमने गोली चला दी, तो आप पूछो क्यों गोली चला दी? तो ऐसा है, अपना रखो बंदूक, हम जा रहे हैं, हम आपकी सुरक्षा उक्षा नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों में बीच का रास्ता लेना पड़ता है। हमें लिखने में हम केवल मानव अधिकार के लोगों का दृष्टिकोण तो नहीं ले सकते। इसलिए आप देखोगे, बल्कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जहां शक्ति का बड़ा मिसयूज हो जाए उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी नागालैंड में आपने देखा होगा कि आपसपा के अंतर्गत कुछ लोगों को गोली मार दी गई थी। तो वहाँ पे हुआ कि भाई एफआईआर किया जाए, लेकिन ऊपर के अधिकारी ने आदेश नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ। अगर पुलिस कहीं फेक एनकाउंटर कर दे उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। पुलिस के नेतृत्व में कोई कह दे तो एफआईआर हो जाएगा। अब हाँ, ये बात है कि जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी एक कमीशन बना था जिसने कहा था अभी आपसपा को धीरे धीरे खत्म किया जाए, और सच माने में अमित शाह ने कहा भी है कि धीरे धीरे आपसपा को खत्म किया जाए। तो दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे खत्म किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में बंदूक से समस्या का समाधान नहीं है। डेमोक्रेसी में डायलॉग होना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन अब वही बात है कि बड़ी बुराई के लिए एक छोटी बुराई हमने अपना रखी है। अब जरा बच्चों को सवाल में देख लूं, तो कोई समस्या? अब मार्शल लॉ में नागरिकों के मृत्युदंड का प्रावधान है। अरे मेरे बच्चों, गोली में मार दिया जाता है नागरिकों को, सेना के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह भी याद रखो, देखो सेना ऐसा मिसयूज करती नहीं। अरे सेना के लोगों का एफआईआर नहीं होता, लेकिन सेना के लोगों का भी कोर्ट मार्शल होते हैं, उनका अपना न्यायालय है। अगर सेना के लोगों ने कभी भी अनुशासन का उल्लंघन किया तो उनकी भी बाकायदा इंक्वायरी होती है। किसी बच्चे ने पूछा मुआवजा राशि में क्या अंतर है? अरे मेरे बच्चों, राशि का मतलब है कि जो सरकार की मर्जी है, मुआवजा मतलब है कि मैंने कोई नुकसान किया है इसलिए मैंने आपको पैसा दे रहा हूं। तो आर्टिकल 34, इसका मतलब आर्टिकल 34 में अलग अलग लोगों का अलग अलग अप्रोच है। सर न्यूज़पेपर में पॉलिटी बिल्कुल, अरे अभी न्यूज़पेपर मत पढ़ो बच्चों, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, पहले बुक पढ़ो, पहले फाउंडेशन लिखवा लो, तब तो यार समझ में आएगी। न्यूज़पेपर पहले मत पढ़ो। अच्छा, किसी बच्चे मार्शल लॉ का मतलब है, देखो बच्चों, मार्शल लॉ आपातकाल नहीं होता। अरे मेरे बच्चों, आपातकाल तब होता है जब युद्ध होता है, बाहरी हमला होता है। मार्शल लॉ तब होता है जब देश में ही समस्या उत्पन्न हो जाए, अलग व्यवस्था की बात। आपातकाल में तो बाकायदा पूरे देश में हो सकता है, मार्शल लॉ सामान्यतः एक भाग में ही होता है। आपातकाल में सेना को लोक व्यवस्था की संभालने की स्थिति नहीं दी जाती, सेना बाहर से लड़ती है। और बाकाई यहाँ पे तो मार्शल लॉ में सेना को व्यवस्था दी जाती है, लोक व्यवस्था की भी। और ये देखो पार्लियामेंट्री लॉ है, आपसपा की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है या राज्यपाल। आपसपा घोषणा राष्ट्रपति करेगा या राज्यपाल करेगा। तो आप जानते हो राज्यपाल भी राष्ट्रपति का ही रिप्रेजेंटेटिव है।
इसका मतलब कुल मिलाकर देखा जाए, आफ्स्पा को लागू करना कहीं न कहीं केंद्र सरकार के हाथों में जिम्मेदारी होती है। मार्शल लॉ के द्वारा बंदी प्रत्यक्षण, अरे मेरे बच्चों, देखो जहां मार्शल लॉ लागू होता है वहां नागरिकों का फंडामेंटल राइट तो रहते हैं ना। नागरिक चाहे तो सब जगह चले जाए, लेकिन अब सवाल ये, सेना के खिलाफ एफआईआर नहीं होता, ये उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। इसे अंबुज ने पूछा संवैधानिक नैतिकता क्या है। अरे अंबुज मेरे बच्चे, देखो संविधान के आदर्श ही संवैधानिक नैतिकता है। संविधान के आदर्श, संविधान के दर्शन जो प्रस्तावना में है। लेकिन संवैधानिक नैतिकता का मतलब है आधुनिक नैतिकता, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों पर हो। ये समाज की नैतिकता से अलग है। समाज की नैतिकता में परंपरा, प्रथा है, और व्यापक रूप में देखोगे तो संविधान के हर आर्टिकल में नैतिकता है। स्पीकर के पद पे, गवर्नर के पद पे अपनी संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखे, इस संविधान की नैतिकता है। आर्टिकल 33 में भी प्रकार के प्रतिबंध है। अरे मेरे दोस्तों, आर्टिकल 33 में अलग अलग किस्म के रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 33 में कुछ पदाधिकारियों के अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 34 में पूरा भौगोलिक क्षेत्र पर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। इसी वचन आसूचना, आसूचना लक्ष्मी, गुप्त सूचनाएं हैं। गुप्त सूचनाएं कि तुम्हारे बारे में लक्ष्मी को पीटने की अगर कोई खुफिया षड्यंत्र बना रहा है तो यह सूचना है। कोई कंपनी वाटर पोल्यूशन या पोल्यूशन भूमि का दोहन करती है, उसके खिलाफ हम न्यायालय पत्र लिखकर सूचित कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर बिल्कुल आप सूचित कर सकते हो। एनजीटी के लिख दो ना, पहले न्यायालय मत जाओ, एनजीटी लिख दो पहले। इसका आप कमेंट तभी देखते हैं जब ऑफलाइन, क्या 42वें संविधान संशोधन लोक संविधान क्यों कहा जाता है? अरे मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें लगभग 50 आर्टिकल, बहुत बड़ा चेंज था। इतना बड़ा संशोधन किसी में नहीं किया गया था, इसलिए इसे कहते हैं। जब फ्री का वकील भी सरकार देती है, सरकार के विरुद्ध ही दलील कैसे दे सकता है? अरे नहीं, फ्री का वकील सरकार नहीं देती है मेरे बच्चों। वकील तो वो निजी होते हैं। वकील कानून के हिसाब से काम करते हैं, वो सरकार के पीछे काम थोड़ी करते हैं। रिजर्वेशन का विचार समानता के विचार के खिलाफ है क्या? नहीं नहीं बच्चों, रिजर्वेशन का विचार समानता के विचार को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है, लेकिन रिजर्वेशन का मिसयूज समानता के खिलाफ जाता है। या कॉन्स्टिट्यूशन मार्शल लॉ नहीं है फिर भी? अरे मेरे बच्चों, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ है ना, कहीं क्यों कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? जो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकती, पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाएगी? इसी बच्चन का जस्टिस चंद्रचूड़ को चिट्ठी कैसे लिखे? अरे मेरे पुत्र, पहले पढ़ ले आराम से। अरे पहले पढ़ो लिखो यार, चिट्ठी लिखोगे जस्टिस चंद्रचूड़ को? अरे पहले अच्छे अधिकारी बनो, पहले बड़े आदमी बनो। इसे धर्म में व्यक्तिगत मामला है, इसका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसे किस प्रकार समझे सर? अरे मेरे बच्चे, व्यक्तिगत मामले का मतलब है जब तुम पढ़ रहे हो, अपनी कॉपी में हनुमान जी की फोटो, गणेश जी की फोटो लगा लो, लेकिन जब तुम ऑफिस में जाओ फोटो रख दो, यही मतलब है। अरे मेरे बच्चों, आप अपने घर में किसी की पूजा करो, वोट मांगते समय किसी देवी देवता की तस्वीर लेके मत निकलो, या आप कहोगे शंकर जी के नाम पे हमें वोट दे दे। ये धर्म का राजनीतिक प्रयोग है। 33-34 में क्या अंतर है? अरे मेरे बच्चे, मैंने बताया भी, 33 में केवल कुछ पदाधिकारियों के अधिकार नियंत्रित होते हैं, 34 में पूरे क्षेत्र के ही अधिकार नियंत्रित हो जाते हैं। जहां आपसपा लागू, वहां के मूल अधिकार खत्म। हाँ भाई देखो, अब आपसपा लागू होगा तो मूल अधिकार खत्म होने की घोषणा तो नहीं होती, लेकिन व्यवहारिक रूप में खत्म ही हो जाता है। मार्शल लॉ इतिहास वाला ही है। अरे मेरे बच्चों, मार्शल लॉ सेना वाला है। सेना का जब भी मेरे गांव के तालाब बहुत गंदा हो गया, अरे पहले आरजू, पहले अपनी तालाब, अपने यार अपनी, पहले अपनी गंदगी साफ करो, गांव का तालाब मत साफ करो। एक गांव के तालाब ही साफ करवाते रह जाओगे। अरे मेरे बच्चे, मार्शल लॉ में सोल्जर, एसपी, डीएम को आदेश में अरे नहीं बच्चे, देखो आदेश का मतलब सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। सेना का जो पदाधिकारी होता है डीएम के बराबर, वो आपस में कोऑर्डिनेट करता है। तो अन्यथा प्रशासन की अंतिम शक्ति तो डीएम के हाथों में होती है। आर्टिकल 42-26 कैसे रिलेट करें? अरे मेरे बच्चे, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कहाँ लेने जाओगे? आर्टिकल 14 क्या है? बाइक है। 226 पेट्रोल है।
मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है? अरे मेरे बच्चों, अभी नेशनल इमरजेंसी बता देंगे तब अपने आप समझ जाना, अभी तो युद्ध। बस अच्छा, मेरे अब सर एक ही बात बच्चे घूम घूम पूछ रहे हैं, बस याद रखना मार्शल लॉ के बारे में, आपसपा के बारे में, मतलब सेना क्या चाहती है, आर्म फोर्सेस क्या चाहती है, ये बना रहे। मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, ये समाप्त हो जाए। सरकार क्या चाहती है, इसे धीरे धीरे हटाया जाए, इसे धीरे धीरे हटाया जाए। ये ये सबके अप्रोच अलग अलग है और यह निष्कर्ष हम लेके चलते हैं। सरकार चाहती है स्लोली इसको हटा दिया जाए, मानवाधिकार कार्यकर्ता चाहते हैं इसको समाप्त कर दिया जाए, सेना चाहती है बनी रहे। तो यही बात है मार्शल लॉ में। इसने पूछा आजीविका का मतलब, अरे मेरे बच्चों आजीविका का मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान की बात। आजीविका, पुलिस इनकाउंटर में एफआईआर होना आता है, हाँ बिल्कुल इनकाउंटर में एफआईआर होता है। ठीक है बच्चों, आज मेरे लगता है आज हो गए आज की क्लास। धारा 144 क्या है? अरे मेरे बच्चे, जहाँ 5 से ज़्यादा लोगों को भीड़ होने से, इकट्ठा होने से मना कर दिया जाए, इस आईपीसी सीआरपीसी में है इसका उल्लेख। ठीक है, अब मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी कल देखेंगे। अरे ऑनलाइन क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही है।